हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आज हम बात करेंगे कि अरस्तु ने संविधान के बारे में क्या अपने विचार दिए हैं और किस तरीके से उन्होंने संविधान के वर्गीकरण के बारे में बताया है। देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीए के स्टूडेंट हों, चाहे एलएलबी ऑनर्स या इंटीग्रेटेड एलएलबी के स्टूडेंट हों, तो सभी से ये क्वेश्चन अक्सर पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो देखिए, संविधान के लिए अरस्तु ने जो वर्ड यूज़ किया है वो है पॉलिटिया, जिसका मीनिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और अरस्तु के लिए जो संविधान है यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्वयं राज्य ही है और वह संपूर्ण राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति है। यह वही उद्देश्य है, वही पर्पज़ है जिसे पाने के लिए जो सिटीजन्स हैं यानी कि जो नागरिक हैं, उन्होंने स्वयं को एक राज्य के रूप में एसोसिएट किया है। तो अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राज्य के पदों की वह व्यवस्था है, यानी कि जब हम स्टेट में जो पोस्ट हैं यानी कि जो पोजीशंस हैं, यहाँ पर उनके सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की बात अरस्तु कर रहे हैं। और जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि राज्य का कौन सा पद यानी कि कौन सी पोस्ट विशेष रूप से, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो सुपीरियर जो पोस्ट है वो किसे मिले, सुपीरियर जो पद है वो किसे मिले। तो यहाँ पर देखिए अरस्तु का कहना ये है, उन्होंने स्टेट और गवर्नमेंट दोनों को अपने अपने रूप में बताते हुए कहा है कि जहाँ पर स्टेट नागरिकों का समुदाय है, वहीं पर जो सरकार है वो उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथों में राजनीतिक शक्ति और शासन संचालन का कार्य होता है। मीन्स यानी कि स्टेट में तो सभी लोग आ जाते हैं, ठीक है, मतलब वो तो ह्यूमन बीइंग का जो भी वहाँ के जो पीपल हैं उनका एक तरीके से एसोसिएशन है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट वो है जिसके पास में पॉलिटिकल पावर होगी और जो पूरी तरीके से जो संचालन का, जो पूरे एक शासन संचालन का कार्य करेंगे। और ये जो हायर पोस्ट पर जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी होंगी, तो उन व्यक्तियों में जब परिवर्तन आएगा तो सरकार में भी परिवर्तन आ जाता है। लेकिन राज्य में परिवर्तन कब आएगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन होता है। अब देखिए इसके बाद अरस्तु बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्लासिफिकेशन की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर यह है कि जो अरस्तु का जो क्लासिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उनकी अपनी मौलिक देन नहीं है, बल्कि उन्होंने प्लेटो ने जो स्टेटमेंट में जो राज्यों के वर्गीकरण के बारे में अपने विचार बताए थे, उसी को ही यहाँ पर अरिस्टोटल आगे बता रहे हैं। देखिए, संविधान के वर्गीकरण के दो प्रकार हैं, दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो नंबर के बेस पर और दूसरा पर्पस के बेस पर। नंबर के बेस पर मीन्स शासन सत्ता कितने व्यक्तियों में निहित है, मतलब जो मेन जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो कितने लोगों के पास में है। और पर्पस के बेस पर यानी कि जो स्टेट का जो पर्पस है वो कैसा है, कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है या फिर केवल एक अपने ही व्यक्तिगत स्वार्थ की बात करते हुए है। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स में देखिए कौन कौन हो सकता है, एक सिंगल पर्सन या कुछ पर्सन या फिर सारे पर्सन, सभी लोग हो सकते हैं। और वहीं पर देखिए जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य में भी हमने अभी पहले बात की कि दो तरह का उद्देश्य हो सकता है, एक तो पब्लिक वेलफेयर हो सकता है, दूसरा केवल अपने बारे में सोचना यानी कि सेल्फिश होना, स्वार्थ सिद्धि का जो उद्देश्य है।
अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से वो संविधान का वर्गीकरण कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि यदि मान लिया एक व्यक्ति है तो उस तरह के शासन को या उस तरह के संविधान को क्या कहा जाएगा, राजतंत्र। लेकिन कब, जब वो जन कल्याण की बात कर रहा है। लेकिन यदि वही एक व्यक्ति केवल स्वार्थ सिद्धि की बात कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, तब वो निरंकुश तंत्र कहलाएगा। वहीं पर यदि जो नंबर्स हैं, नंबर्स में एक व्यक्ति की जगह कुछ व्यक्ति हैं और वो जन कल्याण की बात कर रहे हैं तो वो कुलीन तंत्र कहलाएगा। लेकिन यदि यही कुछ व्यक्ति केवल स्वार्थ सिद्धि की बात करेंगे तब ये धनिक तंत्र कहलाएगा। उसके बाद में देखिए, यदि सभी व्यक्तियों की बात आ रही है तो जन कल्याण की बात है तो संयुक्त प्रजातंत्र है। लेकिन यदि वहीं पर स्वार्थ सिद्धि की बात आ रही है तो वो केवल भीड़ तंत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसी को ही बताते हुए आगे अरस्तु कहते हैं कि उद्देश्य की दृष्टि से अरस्तु ने राज्य या संविधान को दो भागों में उन्होंने विभाजित किया है। एक तो है स्वाभाविक रूप, दूसरा है विकृत रूप। तो देखिए, जब राज्य शक्ति का जो प्रयोग है वो सार्वजनिक हित में किया जाएगा तो उसे अरस्तु राज्य का स्वाभाविक रूप कहते हैं। लेकिन जब ये दुरुपयोग इसका होगा या जब स्वार्थ सिद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा तो अरस्तु उसे राज्य का विकृत रूप बताते हैं। अब देखिए, ये जो अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया है उसको कैसे और अच्छे से एक्सप्लेन उसको किया जा सकता है, आइए उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अरस्तु ने इस वर्गीकरण की व्याख्या इस प्रकार से की है। मैंने अभी आपको जितने पॉइंट्स बताए थे ऊपर, उन्हीं को अब एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, जैसे बात की गई थी राजतंत्र की, तो अरस्तु के अनुसार जो राजतंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी शासन प्रणाली है और जिसमें राज्य का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है। और वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति सार्वजनिक कल्याण के बारे में बात करता है तथा उसी को चलाने के लिए कानून का निर्माण करता है और एक आदर्श राज्य उसी से ही फिर बनता है। अब सेकेंड हम देखिए बात कर रहे हैं निरंकुश तंत्र की। लेकिन जब यही एक व्यक्ति, यानी कि यदि वो अच्छा होता तो राजतंत्र बनता, लेकिन यदि वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो वहाँ पर जो हम राजतंत्र की बात कर रहे थे तो वो राजतंत्र सर्वोत्तम होने के बाद में भी सदैव क्रियात्मक नहीं होता। वो बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके यदि विकृत हो जाता है या गलत तरीके से स्वार्थ सिद्धि केवल करने लगता है तो वो तानाशाही या निरंकुश शासन बन जाता है। और ये सार्वजनिक कल्याण की बात ना करके केवल अपने ही स्वार्थ सिद्धि की बात करता है। और अरस्तु का कहना है कि ऐसा शासन जो होता है उसको त्याग देना चाहिए, वो सही नहीं होता। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट हम बात करें कुलीन तंत्र की। तो अरस्तु कहते हैं कि जहाँ शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है और वो सत्ता का प्रयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए करते हैं तथा कानून के अनुसार करते हैं तो उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। और ये जो कुलीन तंत्र है ये वंशानुगत, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो पहले से जिनके परिवार के लोग थे फिर उन्हीं की संतान ही आगे चल कर के शासन को संभालने लगी, तो ये वंशानुगत भी हो सकता है। और उसमें ये एक आयु के अनुसार भी कि कौन सीनियर लोग थे, कौन लोग राज्य को चलाने लगे, उस तरीके से भी हो सकता है। अरस्तु ने ये कहा है कि यहाँ पर जो प्रौढ़ व्यक्ति यानी कि जो सीनियर जो पर्सन्स हैं वो कहीं ना कहीं जब राज्य को चलाएंगे तो वो चीज़ें सही तरीके से होंगी। और यहाँ पर देखिए, उन्होंने ये भी कहा है जो कुलीन तंत्र है वो बुद्धि तथा गुण द्वारा संचालित कानून है और वो भी एक बड़ा ही लोकप्रिय शासन रहा है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता। अब देखिए, यही यदि कुलीन तंत्र ये भी आगे जा कर के यदि ये दूषित हो जाए और इस कुलीन तंत्र के जो लोग थे वो भी केवल अपने बारे में ही सोचने लगें, जन कल्याण की बात ना सोचें,
तो धीरे धीरे करके ये क्या बन जाता है, ये धनिक तंत्र बन जाएगा। यानी कि जनता के कल्याण की बात ना करके जब केवल अपने ही कल्याण की बात करने लगे तो ये कुलीन तंत्र की जगह पर अब धनिक तंत्र कहलाएगा। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं संयत प्रजातंत्र की। संयत प्रजातंत्र से मतलब है जनता का तथा जनता के हित में किया जाने वाला शासन। इस तरह के शासन में ना तो किसी वर्ग विशेष का संपत्ति पर एक तरीके से पोजीशन होगा और ना ही कोई किसी का शोषण करेगा, बल्कि इसमें तो कानून के अनुसार जो शासन का संचालन होगा वो सभी लोगों के द्वारा सभी लोगों के लिए ही होगा। और इसको अरस्तु कहते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और क्योंकि इससे पहले धनिक तंत्र आता है और इसके बाद में हम भीड़ तंत्र की बात करेंगे, तो ये उन दोनों के बीच का एक मार्ग होता है। अब देखिए यदि हम लास्ट में भीड़ तंत्र की बात करें तो अरस्तु के अनुसार जब ये हम जो संयत प्रजातंत्र की बात कर रहे थे तो धीरे धीरे करके निर्धनों की संख्या अधिक होने से संयत प्रजातंत्र भी दूषित होकर के भीड़ तंत्र बन जाता है, और जो शासन होता है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से फिर नहीं होता और वहाँ पर कानून के अनुसार ना होकर के सब अपनी इच्छा से ही शासन के कार्य करने लग जाते हैं। इस तरीके से संविधान का वर्गीकरण करने के बाद में अरस्तु बताते हैं कि ये पूरा जो वर्गीकरण है ये किस तरीके से एक परिवर्तन चक्र से, एक साइकिल से गुजरता है। आइए उसको समझते हैं। देखिए अरस्तु का कहना ये था कि ये जो पूरा जितना भी जो संविधान का ये जो वर्गीकरण है ये एक परिवर्तन चक्र के द्वारा चलता रहता है। देखिए मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं राजतंत्र से। राजतंत्र के आगे देखिए, राजतंत्र के आगे जो एरो जा रहा है वो निरंकुश तंत्र पर है। उसके बाद में फिर देखिए आगे कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के बाद में धनिक तंत्र, फिर आगे बढ़ के संयत प्रजातंत्र, फिर लास्ट में भीड़ तंत्र, और भीड़ तंत्र के बाद में देखिए फिर हम पहुंच गए हैं राजतंत्र पर। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये परिवर्तन चक्र कैसे होगा। तो अरस्तु कहते हैं कि राज्य का जो सर्वप्रथम जो रूप है वो कौन सा है, हमें चार्ट से भी क्लियर हो रहा है और मैंने आपको भी कुछ देर पहले भी बताया है, वो राजतंत्र है। ठीक है, जो जनता के कल्याण की बात कर रहा है। लेकिन आगे चल करके जब ये राजतंत्र स्वार्थ सिद्धि की बात करता है तब ये क्या बन गया, निरंकुश तंत्र। अब इस निरंकुश तंत्र के विरुद्ध समाज के जो कुलीन लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ कर के आते हैं, वो अपने हाथ में शासन लेते हैं। ये गुणी तथा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जनता के कल्याण की बात करते हैं और शासन व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो इसे क्या कहा गया, इसे कुलीन तंत्र कहा गया। और लेकिन कुलीन तंत्र भी जब इस तरीके से लोगों के हाथ में आने लगा कि अब धीरे धीरे करके लोग वहाँ पर भी जन कल्याण के बारे में न सोच करके केवल अपने बारे में सोचने लगे, स्वार्थ सिद्धि की बात करने लगे, तब ये क्या हो गया, धनिक तंत्र। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जब धनिक तंत्र के अत्याचार और भ्रष्टाचार को जनता सह नहीं पाती तब सार्वजनिक विद्रोह के बाद ये संयत प्रजातंत्र यानी कि पूरी जनता के हाथ में शासन आ जाता है और जन कल्याण की बात होती है। लेकिन जैसा कि अन्य शासनों में हमने बात की, धीरे धीरे करके संयत प्रजातंत्र भी दूषित हो जाता है। वहाँ पर भी सब केवल अपने अपने बारे में बात करने लगते हैं, अपने अपनी इच्छा से कानून बनाने की बात करने लगते हैं, तब वो भीड़ तंत्र बन जाता है। अब भीड़ तंत्र से देखिए राज्य तंत्र पर कैसे पहुंचा जाएगा। तो जब भीड़ तंत्र का जो अंधकार होता है, और हम सभी जानते हैं कि जब अंधकार होता है तो कहीं ना कहीं फिर एक नया सवेरा निकलता है, तो उसी तरीके से भीड़ तंत्र के अंधकार के बाद फिर से कोई योग्य व्यक्ति अपनी शक्ति से कानून और व्यवस्था की स्थापना करता है और फिर से राजतंत्र की स्थापना होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संविधान का जो एक पूरा जो चक्र है वो चलता रहता है और ये आगे भी निरंतर चलता रह करके इसी तरीके से पूरा एक जो परिवर्तन होता रहता है।
अब इसके बाद में देखिए बात करते हैं अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना। तो अरस्तु के जो वर्गीकरण की आलोचना बहुत सारे पॉइंट्स पे की गई है। सबसे पहले देखिए कहा है कि अरस्तु ने प्रॉपरली राज्य तथा सरकार में अंतर नहीं किया है, मतलब वो उसको ढंग से दोनों को डिफाइन नहीं कर पाए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो वो वर्गीकरण बता रहे हैं, हमने टॉपिक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अरस्तु के अनुसार संविधानों का वर्गीकरण। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये जो वर्गीकरण है वो सरकारों का वर्गीकरण है, संविधान का नहीं। उसके बाद देखिए अरस्तु ने कुलीन तंत्र तथा धनिक तंत्र में अंतर किया है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो दोनों शब्दों में भेद नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट ये कहा गया कि इस वर्गीकरण की कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है, क्योंकि यह संविधानों की जो प्रेजेंट टाइम में जो कार्य प्रणाली है उसके निरीक्षण के आधार पर इस तरह का जो वर्गीकरण नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ये जो वर्गीकरण है, ये जो क्लासिफिकेशन है, यदि हम आज के समय में जो हम सिटी स्टेट यानी कि नगर राज्यों की बात करें तो ये आज के समय में तो ये लागू नहीं होता। और ये हो सकता है कि उस समय जिस समय उन्होंने दिया था तो उस समय में नगर राज्यों के लिए उचित हो सकता था, लेकिन वर्तमान में बड़े राज्यों में ये लागू नहीं होता। इसके बाद में देखिए ये भी कहा गया कि इस वर्गीकरण के अनुसार जो प्रजातंत्र है वो जो शासन व्यवस्था उसके बारे में भी कहा गया कि वो बाद में भीड़तंत्र बन जाती है। लेकिन यदि हम आज के समय में बात करें तो जो प्रजातंत्र है वही सर्वोत्तम शासन माना जाता है। देन इस वर्गीकरण में गरीबी अमीर के अंतर को अत्यधिक महत्व दिया गया है। और यहाँ पर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी आलोचनाएं जो हैं वो अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की गई हैं। और पर यदि हम एक कंक्लूज़न निकालें तो हम निष्कर्ष में यही कह सकते हैं कि इन सभी आलोचनाओं के बाद भी अरस्तु का ये जो वर्गीकरण है ये अधिक तर्कसंगत है, क्योंकि इसमें राज्य के नैतिक आधार पर अधिक बल दिया गया है। और इसी वर्गीकरण के आधार पर जो सरकारों का वर्गीकरण किया जाता रहा है, और ये जो परिवर्तन चक्र है कहीं ना कहीं आधुनिक युग में भी दिखाई देता है। तो और स्पेशली यदि हम बात करें तो अरस्तु ने अपने टाइम पीरियड में जो ये क्लासिफिकेशन जो दिया था ये बहुत ही वैल्यूएबल है। तो यहाँ पर देखिए मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।